वेलकम टू चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। आज आपके वीडियोस में थोड़ा सा गैप आ गया था, उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। और आपके अभी आज वाले वीडियो में हम लोग एनडीए 2021 के फर्स्ट पेपर में जो ज्योग्राफी का सेक्शन था उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी। आपको बताना है कि सोलर सिस्टम में बेसिकली टोटल प्लैनेट्स होते हैं, उनमें से सबसे हाईएस्ट डेंसिटी कौन से प्लैनेट की रहेगी आपको वो बताना है। और ऑप्शन में दिया हुआ है मरकरी, वीनस, जुपिटर या फिर अर्थ। देखो, अगर मैं बात करूं कि सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स होंगे, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और आपका फिर है नेपच्यून। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि मार्स तक वालों को मैं इनर प्लैनेट्स भी काउंट करती हूँ, ये जो है 1, 2, 3 और 4, इनको मैं बोलती हूँ इनर प्लैनेट। और ये वाले जो आपके बच गए इनको मैं क्या करती हूँ, आउटर प्लैनेट या फिर गैस प्लैनेट भी बोल सकती हूँ ना, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ हाई गैसेस। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैव हाईएस्ट डेंसिटी। आंसर इसका अर्थ होगा ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और एयर की वजह से। बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगर मैं मरकरी की बात करूँ, मरकरी क्या होता है, आपका स्मॉलेस्ट प्लैनेट होगा, सेकंड आपका डेंस प्लैनेट होगा और सेकंड ही आपका हॉटेस्ट प्लैनेट होगा। मैंने क्या बोला, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वीनस की, तो सेकंड मैंने मरकरी को काउंट कर दिया। अब फर्स्ट सोलर सिस्टम में कौन सा आ जाएगा आपका, वीनस। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 66.5। देखो इसका आंसर, अगर मुझे मान लो कि इसको मैं एक, ये मैंने अर्थ ली, इसको मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी और इसको मैंने कहा इक्वेटर। इक्वेटर की 0 डिग्री होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ। इसको क्या कहूंगी, 23.5 साउथ। अब ये वाली लाइन क्या होगी और ये वाली लाइन क्या होगी, आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ और ये वाला सेक्शन 66.5 साउथ। इस वाले को मैं बोल सकती हूँ आपका साउथ पोल और इसको मैं कह सकती हूँ क्या, नॉर्थ पोल। ठीक है, आप देखना एक और डिफरेंस और समझाती हूँ इसी में। जो लेटी हुई लाइनें होती हैं उनको मैंने कहा लैटिट्यूड्स, और ये जो है ऐसे, ये आपकी क्या होंगी, लॉन्गिट्यूड्स। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड पूछा हुआ है ना, सबसे बड़ा, तो कौन सा होगा,
इक्वेटर का जाएगा ना। अगर आप देखोगे जब आप पोल्स की तरफ जाते जाओगे तो इनका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आंसर हो जाएगा, 0। और इसी को मैंने कहा क्या, इक्वेटर। अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूड्स की, तो लॉन्गिट्यूड्स का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कहाँ होगा, पोल्स पे, मैक्सिमम कहाँ होगा आपका, इक्वेटर पे, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब नेक्स्ट देखो, इफ इट इज 12 noon इन इंडिया, what will be 7 AM of the same day। देखिए आपको बोला हुआ है कि अगर इंडिया में 12 बज रहे हैं तो उस टाइम 7 किस मेरिडियन पे आपका ये वाला टाइम पीरियड होगा। देखो एक दिन में जो अर्थ है वो रोटेशन अपने 24 घंटे में पूरी करती है, ये मैंने बोल दिया 24 आवर। और अगर मुझे इसको आगे कन्वर्ट करना हो 24 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब मुझे अगर 1 घंटा निकालना हो तो मैं कैसे करूँगी, 360 बाई 24 कर दूंगी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 15। अब इस 15 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि अर्थ जो है वो 15 डिग्री बेसिकली आपका 1 घंटे में पूरी करती है, ये आपको पता होना चाहिए। 15 डिग्री कंप्लीटेड इन 1 आवर हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना कब है, 5 आवर का। 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब देखना इंडिया का जो जीएमटी टाइम है वो 82.5 जो आपका ग्रीनविच टाइम से आता है। तो अगर मैं इसको 82.5 माइनस आपका क्या आ गया 7.5 डिग्री आया ना ईस्ट की तरफ, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। मैंने पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करके दिखा दी है। ये आपका जीएमटी टाइम है जो आपका इलाहाबाद के नैनी से जाता है, जहाँ से हम लोग जीएमटी टाइम को मेजर करते हैं, और इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो आंसर ये आ गया। अब नेक्स्ट देखो, a large body of magnetic material that cools in the deeper depth of the earth crust and develops in the form of large dome is known as, बताइए, बैथोलिथ। बैथोलिथ ही बोलेंगे ना। बेसिकली आपकी अर्थ की 3 लेयर होंगी, कौन कौन सी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। और अब मान लो कि जब लावा जो है वो पिघलेगा, जब वो कूल डाउन हो जाता है, या जिन लावा की वजह से जिन रॉक्स की फॉर्मेशन होती है वो तो मैंने बोल दिया कि आपकी इग्नियस रॉक्स होती हैं। अब इसमें भी आपके आगे स्ट्रक्चर आ जाते हैं जब आपकी रॉक की फॉर्मेशन होती है। कुछ बैथोलिथ होते हैं, कुछ आपके लेकोलिथ होते हैं, कुछ आपका लेपोलिथ रहेगा और कुछ आपका पैकोलिथ रहेगा। बेसिकली बैथोलिथ होता है जब जो लावा या मैग्मा होता है वो डीपर डाउन के अंदर ही आपका कूल डाउन हो जाएगा, तो इसका आंसर तो आपका ए है। अब मैं बताती हूँ कि लेकोलिथ क्या होता है। आपने कभी देखा होगा कि लार्ज डोम शेप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड होगा नीचे से, उसको मैंने क्या कहा, लेकोलिथ बोल दिया। उसके बाद आपका क्या होता है ये कि लेपोलिथ। लेपोलिथ बेसिकली आपका सॉसर शेप का जो स्ट्रक्चर होगा रॉक के अंदर ही, उसको मैं कहूँगी क्या, लेपोलिथ। और पैकोलिथ क्या होगा कि वेवी मास ऑफ रॉक स्ट्रक्चर, ठीक है। मान लो कि जैसे ये आपका एक अर्थ क्रस्ट हो गया, ये आपका वोल्केनो है। तो अब देखिए मैंने रॉक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है। ये जो निचले वाला हिस्सा है इसको मैं क्या कहूँगी, बैथोलिथ, जहाँ पर जो ये लावा है ये कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि
जो आपका ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको मैं क्या कहूँगी, आपका लेकोलिथ हो जाएगा, और सोसर शेप वाला आपका बेसिकली लैपोलिथ हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फेयर इज फाउंड इन पैसिफिक ओशन, साइबेरियन ओशन, या फिर पैथागोनियन डेजर्ट, या फिर हिमालयन माउंटेन। देखो, अर्थ में आपके स्फेयर कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होगा, गैसेस के लेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या होगा, वाटर, अर्थ पे पानी की कितनी अवेलेबिलिटी है। उसके बाद है लिथोस्फेयर, बेसिकली आपका लैंड एरिया, ठीक है। मैं बोल सकती हूँ एक अपर पोर्शन अर्थ क्रस्ट का, और इसका बोला हुआ है कि द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फेयर इज फाउंड इन कहाँ पे, पैसिफिक ओशन ना, नॉर्थ अमेरिका और ऊपर रशिया, और ये जो यूरोप वाला अपर सेक्शन जहाँ पर होता है उसको मैंने क्या कहा, पैसिफिक ओशन काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज, बताइए। देखो, अर्थक्वेक के आने के रीज़न क्या होते हैं, जब आपकी जो प्लेट्स होती है, प्लेट्स के बीच में मूवमेंट हो, और वो मूवमेंट किन किन रीजंस की वजह से होती है। एक आपका है कन्वर्जेंट, जिसमें जो प्लेट्स हैं बिल्कुल आमने सामने होंगी, सीधे सीधे टकराएंगी। दूसरा डाइवर्जेंट, दूर हो गई, सेपरेट। तीसरा ट्रांसवर्स, ऊपर नीचे होगा सेक्शन, ठीक है। अब इन्होंने बोला हुआ है कि द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, उसको मैं किस नाम से जानूंगी। मान लो ये आपका एक टुकड़ा हुआ और ये इसके ऊपर एक फॉल्ट पैदा हो गया, ठीक है। फॉल्ट होने के रीज़न मैंने ये बताए, जब आपकी जो प्लेट्स होंगी वो टकराएंगी आपस में, तो ये जो फॉल्ट है इस चीज़ को मैं बोलती हूँ आपका फोकस, सेंटर वाला पार्ट, और इसी का दूसरा नाम होता है आपका हाइपोसेंटर, ठीक है। और फोकस के बिल्कुल इधर देखना, मान लीजिए ये आपका एक रॉक्स हो गया है और इसके ऊपर ये मैंने फॉल्ट ड्रॉ कर दिया, दरार, इसको मैंने कहा फोकस या फिर हाइपोसेंटर, और इसके बिल्कुल 90 डिग्री पैरेलल आपका होके जाता है, इसको मैं बोलती हूँ एपिसेंटर, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, फोकस, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं कि अर्थक्वेक को मेजर करने का जो मेजरिंग स्केल होता है वो क्या होता है, आपका रिचर्ड स्केल में मेजर करते हो, ठीक है, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी इज रिलेटेड टू, बताइए। ड्रमलिन्स, ड्रमलिन्स ही आंसर होगा इसका। और ड्रमलिन्स की अगर मैं बात करूं कि ड्रमलिन्स होते क्या हैं, सेडिमेंट्स दैट हैज़ बीन कलेक्टेड बाय ग्लेशियर्स, उनको मैं बोलती हूँ आपके ड्रमलिन्स। एस्कर्स आपके होते हैं जो रिजेस विच आर मेड बाय सैंड एंड सम रिजेस मेड, सम रिजेस मतलब दरार टाइप एक एरिया होता है दैट आर मेड अप ऑफ सम सैंड एंड ग्रेवल्स। तीसरा आपका है सिरक, जो इरोजनल लैंडफॉर्म होता है और जो कि ग्लेशियर्स के द्वारा बनवाए जाते हैं, उनको मैं बोलती हूँ सिरक। फोर्थ है आपका मोरेन्स। देखो, जैसे आपकी नदी ग्लेशियर से पिघल के नीचे आएगी तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है, ऐसे ही जब आपके ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो अपने साथ बहुत सारे पत्थर और गंदगी को साथ में लेके आते हैं, जिसको मैं बोलती हूँ आपका मोरेन्स। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी इज रिलेटेड टू ड्रमलिन्स, ठीक है।
यंगस्टर्स, मैंने क्या बोला कि जब ग्लेशियर्स के पिघलने से जो आपके रेत कंकड़ वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, उसको मैंने कहा ये सब चीज़। और मीन्स सम सेडिमेंट्स collected by glaciers like river carry sediments along with them, ठीक है। Which of the following is not a minor plate? बेसिकली आपकी कितनी प्लेट्स होती हैं? 7 मेजर प्लेट्स होती हैं, कुछ आपके माइनर प्लेट भी होंगी। और अगर मैं मेजर प्लेट्स में बात करूँ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और यूरेशिया प्लेट। तो मैंने क्या बोला? अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट तो मैंने मेजर में काउंट कर दी ना। बाकी की ये जो 3 है ये आपकी माइनर प्लेट हैं, ये आपकी एक मेजर प्लेट है, ठीक है। वर्ल्ड में टोटल 7 मेजर प्लेट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन द आइसलैंड्स इंक्लूड सोर्स ऑफ नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। क्रिएशन ऑफ न्यू लैंड, नहीं ये वाला नहीं होगा। अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, बिल्कुल। अगर वहाँ पे कुछ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हुई तो वहाँ पे आपके टूरिस्ट भी आएंगे और कुछ ना कुछ आपकी जियोथर्मल जो एनर्जी होती है उसका भी स्टार्टिंग होगी। देखो इन्होंने बोला हुआ है कि टेक्टोनिक एक्टिविटी बेसिकली, अगर मैं टेक्टोनिक प्लेट की ही बात करती हूँ, क्यों होता क्या है, विच इज़ अ मैसिव इरेगुलर शेप स्लैब ऑफ सम सॉलिड रॉक्स, ठीक है। मैंने क्या बोला? विच इज़ अ मैसिव इरेगुलर शेप ऑफ सॉलिड स्लैब ऑफ रॉक्स, ये आपका टेक्टोनिक प्लेट हुई। और टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में एक्टिविटी बहुत सारे रीजन की वजह से होगी, जैसे आपको कन्वर्जन थ्योरी, डाइवर्जन थ्योरी, ट्रांसवर्स वेव की होगी। तो जब उनके बीच में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी तो क्या हो सकता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ जियोथर्मल एनर्जी की क्रिएशन हो सकती है, बिल्कुल। 2 प्लेट्स टकराएंगी तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो बीच में पॉसिबल होगी ना। दूसरा है आपका क्रिएशन ऑफ न्यू लैंड, पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी है, ठीक है। तीसरा अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म, जब टकराएंगे तो वहाँ पे वोल्केनो आपका बन सकता है, और जब वोल्केनो समथिंग या कुछ भी आपकी कुछ एक्टिविटी होगी, कुछ भी आपकी नेचुरल एक्टिविटी होगी तो वहाँ पर आपके टूरिस्ट का जाना तो बिल्कुल पॉसिबल है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, ये क्वेश्चन करने लायक है, बताइए। ड्यू, फोग, फ्रोस्ट या फिर स्लिट। देखो कंडेंसेशन को अगर मैं बोलूँ कि जब जो वाटर पेपर है वो आपका लिक्विड बन जाएगा, उसको मैं कंडेंसेशन काउंट कर सकती हूँ। अब ये जो ड्यू, फोग और फ्रोस्ट है, ये तो आपके कहीं ना कहीं धुंध या कोहरा इन सब का रीज़न होता है। स्लिट क्या होता है? बेसिकली जब आपकी आपने बारिश देखी होगी तो उसमें जो पानी होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जम के आता है। बोल सकती हूँ मैं कहीं ना कहीं आपके ओले का जो ओले की शेप, ओले तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो अभी आइस की फॉर्म होती है, तो जो वाटर आई, रेनफॉल आई, उसका जम जाना थोड़ा सा आइस की फॉर्म में, मैं उसको स्लीट में काउंट करती हूँ। ये आपका कंडेंसेशन में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये जो फोग, फ्रोस्ट और ड्यू है ये सारी की सारी उसी की टाइप्स है। अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज रे बियरिंग क्लाउड? क्यूमुलस क्लाउड, स्ट्रेटस क्लाउड, निम्बस क्लाउड या फिर सीरस क्लाउड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, निम्बस क्लाउड आएगा ना इसका। इसी को मैं कहीं ना कहीं आपका थंडरस्टॉर्म क्लाउड भी बोलती हूँ। आपने बारिश से पहले ऐसे क्लाउड्स देखे होंगे कि जिनमें आपकी जो गरज होती है उनका कलर जो होता है बिल्कुल ग्रे हो जाता है, ठीक है। मतलब गरज वाले बादल जिनके साथ बिजली भी कड़कती है, या बहुत वर्षा वाले बन, ठीक है। ये मैंने वही लिखा, थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स। अब ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड को मैं कॉलीफ्लावर शेप क्लाउड बोलती हूँ,
अगला क्या दिया हुआ है, स्ट्रेटस क्लाउड। अब ये जो है हाँ जी, स्ट्रेटस क्लाउड कहीं ना कहीं आपके लो लेवल एल्टीट्यूड्स पे बनते हैं, और जो आपके थोड़े से ग्रे और वाइट कलर करेंगे उनको मैंने क्या बोल दिया, स्ट्रेटस क्लाउड। फिर आपका दिया हुआ है सीरस क्लाउड। सीरस क्लाउड की जो फॉर्मेशन बेसिकली करूँ मैं, विस्पी थोड़े से जैसे रुई की शेप होती है ना, भरे भरे से हल्के फुल्के से, उनको मैं क्या बोलती हूँ, सीरस क्लाउड। बेसिकली आपको क्वेश्चन में क्या पूछा होता है, रेन बियरिंग क्लाउड जो वर्षा के साथ होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्बस स्टेटस, इसको मैं थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स भी बोलती हूँ, जो या फिर गरजाहट वाले, और इनका हमने ग्रे कलर देखा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। सबसे इजी क्वेश्चन है, रिवर महानदा। देखो इधर, ठीक है। अब अगर मैं ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन पूछूं, आपको ये तिब्बत से निकल के इधर एंटर करते करते बांग्लादेश में जाके गिरती है ना, इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, तिब्बत, इंडिया में आएगी, और ड्रेन कहाँ पर होगी, बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, जमुना, ठीक है। अगर मैं गंगा का नाम पूछूं कि बांग्लादेश में क्या होता है, पद्मा, और जब मैं गंगा और पद्मा का मिला देती हूँ तो आपका नाम क्या बन जाता है, मेघना बन जाता है ना। अब ये जो इन्होंने ट्रिब्यूटरी बोली हुई है, मानस, कामेंग और सुबनसिरी, ये आपकी ब्रह्मपुत्र की ही ट्रिब्यूटरी है। ये जो आपकी महानदा है, ये आपकी बेसिकली वेस्ट बंगाल में आती है, वेस्ट बंगाल की रिवर है, ठीक है। अब अगर मैंने इसका, ये जो है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसका ओरिजिन मैंने बांग्लादेश में बताया, तिब्बत में बताया। तिब्बत में इसको नाम से जाना जाता है टी सांगपो। अगर मैं इसको कहूँ कि बांग्लादेश में आपका आ गया जमुना, इंडिया में किस नाम से आ जाएगा इसका नाम, ब्रह्मपुत्र। तो इसका भी याद रखना, टी सांगपो। अगर मैं और ट्रिब्यूटरी की बात करूँ ब्रह्मपुत्र की, लोहित, मानस, तिस्ता, सुबनसिरी, मानस, काबेंग, ये आपकी सारी की सारी। लोहित को ही मैं रिवर ऑफ ब्लड बोलती हूँ, खून की नदी। कोसी रिवर को मैं क्या बोलती हूँ, सोरो ऑफ बिहार। दामोदर को मैं क्या बोलती हूँ, सोरो ऑफ बंगाल, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, द नेचुरल वेजिटेशन which covers the geographical area of India, डेसिडियोस फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में इन्होंने और भी दिया हुआ है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल, सबसे पहले ट्रॉपिकल डेसिडियोस फॉरेस्ट को ही देखती हूँ। इसका जो रीजन आपका होगा यूपी, बिहार एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सम पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। अगर इसके स्पीशीज की बात करें तो क्या आ जाएगा, टीक, नीम, साल, बबूल भी, खैर भी। टीक के तो फर्नीचर भी यूज होता है ना आपके घर में सबसे ज़्यादा, और इंडिया का ऑल अबाउट 50 to 60% एक ट्रॉपिकल डेसिडियोस फॉरेस्ट ही कवर करके लेके जाता है, सारा का सारा। इसमें आप एमपी भी का, हाँ, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू आ गया तो आपका एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड वाला है, सारा का सारा रीजन काउंट हो जाएगा। अब देखो एक में बोला, हाँ रेनफॉल, अगर मैं रेनफॉल की बात करूँ तो रेनफॉल इसको ऑल अबाउट 70 to 200 की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा रीजन जहाँ पे आपकी जो वर्षा है वो कम होगी। अब अगर रेनफॉल कम हुई तो वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन कैसे उग जाएगी। तो ये जो ट्रॉपिकल थॉर्न वाले फॉरेस्ट के जो रीजन आपके आएंगे वो आपका आ जाएगा राजस्थान, कहीं ना कहीं गुजरात,
ठीक है, लेस रेनफॉल होगी। यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन कौन सी होगी आपकी, बबूल, कैक्टस और नीम। नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट, जो आपके पहाड़ों वाली साइड उगेंगे, समथिंग मैं हिमालय रीजन बोल सकती हूँ। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में आएंगे, जहाँ पे मैं बोलती हूँ केरला, तमिलनाडु। एवरग्रीन कब आते हैं, जब वहाँ पे बारिश जो है बहुत अच्छी होती रहे। अब अगर बारिश अच्छी होगी तो वहाँ पे सूखा नहीं पड़ेगा, वहाँ पे हमेशा अच्छी बोलेंगे। अगर मैं केरला तमिलनाडु वाले रीजन में बोलूँ, कौन कौन सी स्पीशीज आती हैं, आपको टी प्लांटेशन सबसे ज़्यादा मिलेगी, कॉफ़ी प्लांटेशन मिलेगी, शुगर केन मिलेगा, मैंगो शावर मिलेंगे। इसके अलावा नीलगिरी की हिल्स आती हैं, कार्डेमम हिल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो आंसर तो आपका ए है। नेक्स्ट, which of the following countries is intensive subsistence agriculture is not predominantly practiced? कनाडा। अब देखो इस चीज़ का मतलब क्या है, स्मॉल पैच ऑफ लैंड या पे स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे खेती करना, और जहाँ पर जो आपके मैन्योर होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक यूज़ करे जाते हो। ऑर्गेनिक मैंने क्या बोला, घर की खाद यूज़ कर ली, आपका कहीं ना कहीं स्मॉल एग्रीकल्चर, मतलब ऑर्गेनिक कंपोजिशन, पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करेंगे, और वहाँ पे जो आपकी लेबर होगी वो भी छोटे से एरिया पे होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कनाडा हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, which of the following refineries is not located in Assam? तत्तीपाका, ये तो बहुत फेमस भी है, आंध्र प्रदेश की है।